नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, नरेंद्र मोदी की आलोचना होनी चाहिए और खूब जम के होनी चाहिए। सरकार में हैं, प्रधानमंत्री हैं देश के, और अगर देश पर कोई आपत्ति है, विपत्ति है, कोई दुख है, तकलीफ है, तो इसके लिए प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। कोई आपत्ति नहीं है इसके ऊपर, लेकिन कुछ सत्य बातों को भी स्वीकार करते चलना चाहिए। अमेरिका के साथ जो रिलेशन खराब हुए हैं उस पर तो कुछ चर्चा हो सकती है कि आप थोड़ा सा बिल गेट्स और उसके साथ थोड़े चले गए थे और ट्रंप के साथ आपका रिश्ता खराब हो गया। इस पर आलोचना होनी चाहिए, लेकिन इस मुद्दे पर वो इकोसिस्टम कुछ नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि उस इकोसिस्टम के साथ मोदी गलवैया करके चल रहे थे, उस पर कोई आपत्ति नहीं है। अब ट्रंप के खिलाफ उनका, ट्रंप के साथ रिश्ता खराब हो गया है, उस पर उनको खुशी मना रहे हैं, वो पूरी तरह से खुशी मना रहे हैं। और इसी बात को लेकर के हम लोग हमेशा प्रधानमंत्री को सतर्क करते रहते थे कि आप दुधारी तलवार पर चल रहे हैं। खैर, देर से माने हैं, अब दुरुस्त माने हैं, और देर से आए हैं और अब दुरुस्त आए हैं। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने घोषणा की, अपील की कि कम से कम डीजल पेट्रोल का खपत करें, कम से कम फोर व्हीलर और टू व्हीलर का प्रयोग करें, सरकारी वाहनों से चलें, सोने की खपत कम करें और खाने पीने में भी तेल की मात्रा कम करें। इस सब पर बात हुई तो पूरी बैटरी लग गई आलोचना करने के लिए। थोड़ी बहुत आलोचना होनी भी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि उनकी पार्टी के अपने नेता नहीं मान रहे। लेकिन इस पर डंडा चलना शुरू हुआ। खुद प्रधानमंत्री ने अपने फ्लीट में जो गाड़ियों की संख्या थी उसको कम किया, तो उस पे शिवसेना, उद्धव के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि नहीं नहीं प्रधानमंत्री जी, आप अपने फ्लीट में कमी मत कीजिए। आप नरेंद्र मोदी के रूप में मैं आपको नहीं देख रहा हूं, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं और उसकी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आपकी सुरक्षा की जो फ्लीट है उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। ये अच्छी बात है। शिवसेना उद्धव ठाकरे के जो स्पोक्स पर्सन श्रीमान दुबे जी हैं, उन्होंने अच्छी बात कही और इसकी तारीफ होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं, प्रधानमंत्री की सुरक्षा हो रही है, नरेंद्र मोदी की सुरक्षा नहीं हो रही है। वहां प्रधानमंत्री अगर सोनिया गांधी भी होती, राहुल गांधी भी होते, केजरीवाल भी होते, तो भी उसी तरीके से सुरक्षा होती। तो नरेंद्र मोदी की सुरक्षा नहीं हो रही है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा हो रही है। और इसके लिए अगर फ्लीट में कमी करना है तो सोच समझ करके किया जाए। ये अच्छी बात है शिवसेना के स्पोक्स पर्सन ने जो कही है। ये जेस्चर अच्छा है। ये जो भाव उनके तरफ से आया है, इसका जो प्रकटीकरण हुआ है, वो अच्छे सेंस में कहा है, उसकी सराहना होनी चाहिए। लेकिन ये कहकर के प्रधानमंत्री ने कोशिश की अपने साथियों में, अपने कैबिनेट के कलीग में, और 22 राज्यों में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो सभी सत्ताधीश मुख्यमंत्रियों से और कैबिनेट मिनिस्टर से, मंत्रियों से, एमएलए से, एमपी से कहा कि जरा शुचिता से चलिए, राजनीतिक शुचिता का भी थोड़ा सा आप अनुसरण करें और सामाजिक शुचिता का भी अनुसरण करें। और जो मैं कह रहा हूं उसे कीजिए, उसका इंपैक्ट होगा, लोगों पर इंपैक्ट होगा, लोग धीरे धीरे छोड़ेंगे। हालांकि एक मीम बनना शुरू हुआ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आए दिल्ली, तो वो जिस कंपार्टमेंट में थे एयरपोर्ट से, उन्होंने मेट्रो लिया, तो उस पूरे बोगी में दो तीन और भी खाली थी सीटें, और उनके सिक्योरिटी के और उनके जो बाकी स्टाफ थे उन्होंने कब्जा कर लिया था। तो इस तरह की मीम भी चल रही है, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। लेकिन फिर अगेन कोई मुख्यमंत्री चल रहा है तो उसकी सिक्योरिटी का तो आपको इंतजाम करना पड़ेगा। वो फिर भाजपा के हों, कांग्रेस के हों, किसी भी पार्टी के हों, वो दलील दे दी जा सकती है। लेकिन खाली ये बात नहीं है मित्रों। अभी आलोचना शुरू हो गई प्रधानमंत्री की कि प्रधानमंत्री तो चल दिए प्रवचन दे करके, लोगों को कह रहे थे विदेश मत जाइए, अपने 5 देशों की यात्रा पर निकल पड़े, 6 देशों की यात्रा पर, और उसमें जा रहे हैं नॉर्वे, इटली, स्वीडन, नीदरलैंड, यूएई। ये क्यों जा रहे हैं? क्या जरूरत है वहां जाने की? लेकिन मोदी ने इन सारी अटकलों पर, इन सारे सवालों पर जबरदस्त प्रहार किया है मित्रों। पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही है, ध्यान रखिए। पाकिस्तान में आग लगी हुई है, भारत में नियंत्रण में रखा। आप उसे कह सकते हैं कि चुनाव की वजह से रखा, अब बढ़ेगा। अभी भी पूरी तरह से नहीं बढ़ा है, बढ़ सकते हैं। लेकिन आप पूरी अर्थव्यवस्था को और मोदी की चाल को अगर आप समझेंगे, एक बात आप मान के चलिए कि नरेंद्र मोदी
पीपुल्स मूड को पहचानने वाले नेता हैं। वो इस कीमत पर कि जनता उनके खिलाफ में हो जाए, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। वो टेस्ट एंड ट्रायल करते रहते हैं। इसका एक एग्जांपल देते हैं। 383 दिनों तक दुनिया का सबसे लंबा आंदोलन चला। कौन सा आंदोलन था? किसान आंदोलन था। और किसान आंदोलन में बहुत सारे दूसरे गैंग के लोग भी आ गए थे, खालिस्तानी भी घुस गए थे, लेकिन मोटे तौर पर किसान उससे असहमत थे। उनको लग रहा था कि ये जो तीनों कानून लाए हैं, इसको किसान काले कानून समझ रहे हैं, और बहुत हद तक उनको भी लगा कि ये ठीक नहीं है। जिस तरीके से कोविड में बगैर इसकी पूरी चर्चा किए हुए पार्लियामेंट में इस पर थ्रेडबैर डिस्कशन किए हुए चुपके से हमने ये बिल लाया है, ये संकेत ठीक नहीं गया है जनमानस में। लग गए 383 दिन, लेकिन वापस कर लिया, माफी मांगी, कहा कि हम आपको समझा नहीं सके। इसका मतलब ये हुआ कि जन आकांक्षाओं को, जन भावनाओं को ठीक तरीके से मोदी समझते हैं। मतलब पीपुल्स नब्ज को पकड़ना जानते हैं। एक नेता के लिए, एक ऐसे नेता जो जनता की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं, उनके गुस्से, उनकी नाराजगी, उनकी खुशी, इसके बारे में अगर किसी को ख्याल है ऐसे नेता को, तो समझ लीजिए कि वो नेता परिपक्व है, वो समझदार है, और लंबी राजनीति का घोड़ा है। और है, लंबी राजनीति के घोड़ा तो हो ही गए साहब। 25 साल से, अब तो 30 होने जा रहा है, 25 साल से दो महत्वपूर्ण बड़े पदों पर हैं, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। तो लंबी राजनीति के घोड़ा तो हो ही गए हैं, सिद्ध कर दिया उन्होंने। लेकिन मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, और ऐसा मैं कोई उदाहरण उनको पैम्पर करने के लिए नहीं दे रहा हूं, मैं एग्जाम्पल वो दे रहा हूं जो आप भी इसको मानेंगे, हाँ बात बिल्कुल ठीक है। उन्होंने जाना कि हम तीनों कानून से हमारी जनता, हमारे किसान भाई सहमत नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम समझा नहीं पाए। उनको अब ये बैकफुट पर आना हुआ, उनको लगा कि ये चाल गलत हो गई है। उन्होंने वापस कर लिया कानून, और सार्वजनिक रूप से माफी मांगी कि हम आपको कन्विंस नहीं कर सके, समझा नहीं पाए, ये हमारी कमजोरी है। वापस कर लिया। इसका मतलब हुआ कि मोदी पल्स समझते हैं। अब उनको पता है कि इंटरनेशनल क्राइसिस है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ईरान, इजराइल, अमेरिका, इसका वॉर चलता रहेगा, और सप्लाई चेन किसका? ऑयल एंड गैस का प्रभावित हो सकता है, आने वाले दिनों में प्रभावित हो सकता है। इसको बाईपास कैसे किया जाए? और हमारे यहां स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्वॉयर जो है वो सिर्फ 40 मिलियन गैलन का है। अब 40 मिलियन गैलन का स्ट्रैटेजिक रिजर्वॉयर है, अगर ये खत्म हो गया तो आगे क्या? फिर आगे क्या होगा? पहले सतर्क हो गए प्रधानमंत्री, और पहले तो ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाई। वो ठीक है, वो बहुत सफल नहीं रही। विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, उसमें अगराची भी आए, ईरान के विदेश मंत्री भी आए, लेकिन कोई एक तरह से समझौता या कोई ऐसा प्रस्ताव, मजबूत प्रस्ताव पास नहीं हो सका जो इजराइल, अमेरिका और ईरान युद्ध से संबंधित हो, सऊदी अरबिया और यूएई को उसमें कुछ लाभ मिल रहा हो। ऐसा कुछ नहीं हो सका मोटे तौर पर। तो उतनी बड़ी सफलता आप नहीं कह सकते हैं ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक के मामले में। लेकिन इसी दौरान एक घटना घट रही थी। 12 से लेकर के 15 तारीख तक, 13 से लेकर के 15 तारीख तक डोनाल्ड ट्रंप अपने तमाम बिजनेस टाइकून के साथ बीजिंग पहुंच गए थे। क्या टेस्ला के मालिक एलोन मस्क, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, सबके बड़े बड़े लोग, चेयरमैन, सीईओ, सबको अपनी प्लेन में बिठा करके या अलग से चार्टर लेकर के पहुंच गए थे बीजिंग। वहां भी कोई संतोषप्रद बात नहीं हुई, लेकिन बातचीत हुई। दो व्यवसायी देश व्यवसाय पर केंद्रित किया। सफलतापूर्वक कोई बातचीत हो सकी ऐसा नहीं हुआ, ईरान के मामले को लेकर के ऐसा नहीं हुआ। लेकिन दो देश आपस में बहुत सारी बातें किया है, बातों को अंजाम दिया है, जो अभी पब्लिक डोमेन में पूरी चर्चा आनी बाकी है। उसके सारे नुआंसे जब आएंगे तो वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। वो भी 15 तारीख को वापस लौट गए। अब ये जैसे ही वो लौटे, इसी बीच में प्रधानमंत्री का विमान उड़ चला 5-6 देशों के लिए, और पहला पड़ाव हुआ अबू धाबी, यूएई में। और यूएई के
राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद बिन जायद नाह्यान से मुलाकात की। 2-3 घंटे ही रहे हैं वो यूएई में, उसके बाद फौरन निकल गए हैं वहां से यूरोप के लिए। नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड, इटली, इस सब में वो बात करेंगे। उसमें भी जो महत्वपूर्ण बात है वो भी बताएंगे। लेकिन यूएई में बड़ा खेल कर गए मोदी और बड़ा जुगाड़ कर गए। आप मोदी की आलोचना करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन मोदी का ये खेल तो आपको मानना पड़ेगा, मास्टर स्ट्रोक कर दिया। मोदी ने कहा मोहम्मद बिन जायद नाह्यान से कि साहब, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करना चाहते हैं, इसका तरीका क्या है? उन्होंने कहा कि तरीका है साहब, हम आपको तेल देने के लिए तैयार हैं। देखिए साहब, रसिया से 37%, इराक से 21% हम लेते हैं तेल, और बाकी मिडल ईस्ट और इन सब सारे देशों से, सऊदी अरबिया से भी, यूएई से भी, सबसे हम तेल खरीदते हैं, ईरान से भी खरीदते थे। लेकिन अब ईरान वहां पर हो सकता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दबाए हुए है, रोके हुए है। अब इसकी वजह से सप्लाई चेन बंद हो रहा है। अब इसके एक इंपॉर्टेंट बात मैं आज आपको दिखाना चाहता हूं। जो पोर्ट बनाया हुआ है, जिस पोर्ट पर ईरान ने हमला भी किया था, अब उस पोर्ट को मैं आज आपको दिखाना चाहता हूं। अब देखिए, ये पोर्ट, पोर्ट का नाम है फजुराह पोर्ट। पोर्ट, अब ये फजुराह पोर्ट जो है, इसकी जो इसका अगर आप लोकेशन देखेंगे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नीचे है। ये सऊदी अरबिया से और यहां से फजुराह पोर्ट से ये सारा माल, यहाँ पे इनका स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्वॉयर है यूएई का, फजुराह पोर्ट में, और यहीं से ये तेल दूसरे देशों को बेचते हैं। अब फजुराह पोर्ट से ये कह रहे हैं कि जैसा आपने फजुराह में स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्वॉयर बनाया है, आप एक काम करिए मोहम्मद बिन जायद जी, हमारे यहां भी एक पोर्ट बना दीजिए, और इसके लिए मैं आपको विशाखापत्तनम दे रहा हूं और एक और पोर्ट मुहैया कराने की कोशिश कर रहा हूं, आप वहां पर बना दीजिए। उन्होंने कहा कि इससे क्या होगा? बोला, हमारे यहाँ जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्वॉयर है, जो अभी 40 मिलियन गैलन है, उसको डबल कर दीजिए आप, ऑलमोस्ट डबल, मतलब 30 मिलियन गैलन का आप रिजर्वॉयर बना दीजिए। आप निवेश कीजिए, मैं आपको प्लेस देने के लिए तैयार हूं, आपका तेल भी बिकेगा और गैस भी बिकेगा। तो तेल के लिए आप सबसे पहले ये फजुराह पोर्ट जैसा आप हमारे यहां भी पोर्ट बना दीजिए। अब दूसरा एक सब, और किसके साथ, अब इन्होंने कहा कि भाई कैसे होगा ये, तो बोला आपके यहाँ की जो कंपनी है, ये कंपनी और हमारी कंपनी दोनों मिल करके एक पार्टनरशिप कर लेते हैं। पार्टनरशिप कर लिया। अब उनकी, हमारी कंपनी क्या है, स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन एग्रीमेंट जो हुआ है, किन दो कंपनियों के बीच में हुआ है, उसको जरा ध्यान से देखिए। इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी एडनॉक, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी एडनॉक और ISPRL, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड, इन दोनों कंपनियों के बीच में एग्रीमेंट हुआ। अब ये दोनों कंपनियां नेशनल कंपनी है, दोनों राष्ट्रीय कंपनी है, दोनों देशों की। भारत की कंपनी है ये ISPRL और यूएई की कंपनी है एडनॉक। इस दोनों को कहा गया कि आप कोलैबोरेट करते हैं, हम आपको फैसिलिटेट करते हैं, और यहां पर आप आकर के रिजर्वॉयर बनाइए, ऑयल रिजर्वॉयर बनाइए, जिसमें 30 मिलियन तक की कैपेसिटी आपकी होगी। इतना ही नहीं किया, गैस का भी रिजर्वॉयर इन्होंने बनाया। ये गैस रिजर्वॉयर भी इन्होंने बना लिया है। गैस का भी एग्रीमेंट इन्होंने किया कि आप एलपीजी के लिए भी आप हमारे साथ एग्रीमेंट कर लीजिए। उसमें कौन सा है आप देखिए, उस कंपनी का क्या नाम है, स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन ऑन सप्लाईज ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी पर हुआ है। इसमें भी एलपीजी को लेकर के भी इन्होंने एक कोलैबोरेशन कर लिया यूएई के साथ। अब इसको लेकर के $5 बिलियन, एडनॉक जो है वो $5 बिलियन भारत में निवेश करेगी, और 2027 तक इसे पूरा करने की बात हो रही है।
26 के मध्य में आप चल रहे हैं। भारत को इस बात की आशंका है कि ईरान को जब तक अमेरिका ये न्यूक्लियर का ये दिखा करके ईरान के इस पूरे इलाके को कब्जा करना चाहता है और वो करने की जुगत भिड़ा रहा है, क्योंकि वो डिस्टेबलाइज कर सकता है पूरी दुनिया को, क्योंकि और उसका निशाना चाइना भी है, लेकिन चाइना को रोक नहीं पा रहा है। चाइनीज माल पहुंच रहा है, ईरान को चाइना मदद कर रहा है, तो चाइना के टैंकर को ईरान रोक नहीं रहा है। तो चाइना का टैंकर तो पहुंच जा रहा है, लेकिन बाकी देशों के टैंकर को ईरान रोक रहा है। और अब ईरान को भी खून का स्वाद लग जाए, ईरान को लगेगा कि ये तो बढ़िया माल मिल गया है, इसका डर दिखाते हुए कि यहां से हम अगर तेल भेजेंगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, आपको लेवी हम वसूलेंगे। अब भारत को आशंका है कि आने वाले दिनों में अगर ये अमेरिका वाला खून ईरान को भी लग गया, और ईरान के सामने मजबूरी है, ईरान इस युद्ध में काफी तबाह हो गया है, काफी नुकसान पहुंचा है इजराइल और अमेरिका के साथ युद्ध करते करते। तो उसको रिबिल्ड अगर करना है तो उनको पैसे चाहिए, पैसे के लिए वो अपने सोर्सेस से कमाने की कोशिश करेंगे, और उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उनके लिए सोने का अंडा देने वाला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बन जाएगा। तो ईरान भी हो सकता है कि लेवी लगाना शुरू कर दे अगर यह मामला पूरी तरह से सलट जाता है तब भी। लेकिन अगर यह अमेरिका के कब्जे में आ गया, जो अमेरिका चाहता है, अगर यह अमेरिका के कब्जे में आ गया, तब क्या होगा? वो अलग वसूलेगा वसूलेगा ये धमकी देता रहेगा, डराते रहेगा, छोटे देशों को, यूरोपियन देशों को डराएगा, भारत को डराएगा, एशियन कंट्रीज में और जो बाकी देश हैं उनको डराएगा, ये सबको डराने की कोशिश करता रहेगा। तो भारत ने बीच का रास्ता पहले निकाल लिया कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जाएंगे ही नहीं। अभी जो फजुराह पोर्ट है, आप देखेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ठीक बाहर निकलने के बाद इनके ऊपर अटैक भी किया था अभी ईरानियन ने। तो फजुराह पोर्ट से और इजराइल से भी अधिक नुकसान हुआ है यूएई को ईरान के हमले से। क्यों? क्योंकि यूएई में और सऊदी अरबिया में अमेरिकी सैनिक बेस है, अड्डे हैं। तो वो अमेरिकी सैनिक बेस को हमला करने के चक्कर में अपने ही मुस्लिम देशों को, हालांकि ये दोनों सभी सुन्नी बहुल देश हैं और वो शिया बहुल देश है, तो सुन्नी बहुल देश को भी वो निशाना बनाने से हिचक नहीं रहे हैं। तो सऊदी अरबिया पर भी हमला कर रहे हैं, यूएई पर भी हमला कर रहे हैं। अभी जब प्रधानमंत्री यूएई पहुंचे हैं तो मोहम्मद बिन जायद से 2-3 महत्वपूर्ण बातें की। एक तो उन्होंने कहा कि अभी जो थंडर स्टॉर्म आया था उत्तर प्रदेश में जो लोग मृत हुए तो उसके प्रति संवेदना व्यक्त की थी मोहम्मद बिन जायद ने। कहा कि आपने ये जो संवेदना की है, बहुत बहुत आभार आपका। और दूसरा, एक्नॉलेज किया ईरान के हमले को भारत ने, कहा कि इजराइल को भी उतना नुकसान नहीं हुआ है जितना यूएई को नुकसान हुआ है। और इसलिए आप देखेंगे कि दुबई, शारजा, कतर वतर सब परेशानी में आ गए थे। तो उन्होंने कहा कि हम एक्नॉलेज करते हैं कि ईरान का हमला ठीक नहीं है यूएई के ऊपर, ये एक वॉर टैक्टिक्स है उनका, और ये प्रेशर वॉर टैक्टिक्स है कि वो अमेरिका के ऊपर दबाव बनाना चाहता है कि हम तुमसे अगर सीधे नहीं लड़ पाएंगे तो तुम जिसको संरक्षण दे रहे हो हम उसको नेस्तनाबूद कर देंगे। ये स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है। लेकिन अब ईरान के पास कोई दूसरा स्ट्रैटेजी है भी नहीं, वो करे तो क्या करे, मरता क्या ना करता वाली स्थिति है। और ईरान ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारी कोई इच्छा नहीं है हम इसको नेस्तनाबूद करें, हम तो उम्मा बनाना चाहते हैं, हम तो बड़ा मुस्लिम ब्रदरहुड खड़ा करना चाहते हैं। लेकिन ये बात तो, यही बात पर तो विरोध है, यही बात तो वो कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की, मुस्लिम ब्रदरहुड बनाना चाहते हैं, ये पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है, ये इस्लाम का, ये कट्टर इस्लाम फैलाना चाहते हैं, पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। अभी एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो गया है मित्रों, नेतन्याहू ने कहीं ट्वीट कर दिया, या नेतन्याहू ने कहीं एक फोटो रिलीज हुआ है कि वो यूएई के मोहम्मद बिन जायद से मिलके आए हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी गए हैं। ऐसी खबर कोई है नहीं, अपुष्ट है। मोहम्मद बिन जायद ने इसका खंडन किया है कि मेरी मुलाकात इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से नहीं हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जो गए हैं यूएई, जब इनका प्लेन जा रहा था तो यूएई के फाइटर जेट उनको कवर दे रहे थे, एयर कवर दे रहे थे। कल्पना कर सकते हैं आप, यूएई का फाइट जेट प्रधानमंत्री के प्लेन को कवर कर रहा था आसमान में, मतलब उनको सुरक्षा दे रहे थे, उनके सुरक्षा घेरे से प्रधानमंत्री का प्लेन जा रहा है।
आप इसी से अंदाजा कीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी की और भारत की क्या हैसियत है। ये ऐसा नहीं कि ऐसे उड़ के चले गए और कोई कोई पूछ नहीं रहा है। प्रधानमंत्री की क्या हैसियत है ये पता चलता है। और भारत की, आप एक पल के लिए मान लेते हैं कि मोदी की कोई हैसियत नहीं, भारत की तो हैसियत स्वीकार करेंगे ना। तो भारत की क्या हैसियत है ये यूएई के राष्ट्राध्यक्ष बोल रहे हैं। मोहम्मद बिन जायद सलमान साहब बोल रहे हैं, वहां के राजा ही हैं वो, सर्वे सर्वा हैं वो। तो मोहम्मद बिन जायद देखिए कि किस प्रकार की सिक्योरिटी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री का प्लेन जा रहा है और उनको फाइटर जेट सिक्योरिटी में ले जा रहा है। और 2 घंटे 3 घंटे की बातचीत में इतनी बड़ी सफलता अर्जित कर ली मोदी ने और $5 बिलियन का निवेश करवा लिया और उनके लिए मार्क भी कर दिया कि हमारे यहाँ जगह पर्याप्त है, आप आइए वहां पर रिजर्वॉयर बनाइए। अब इससे क्या होगा, ये दूर की सोच रहे हैं। मोदी सोच रहे हैं कि इस साल तो मान लीजिए कि हम 27 तक किसी तरीके से जोड़ सहते सहते निकल सकते हैं, लेकिन अगले आगे क्या हो सकता है, आगे क्राइसिस हो सकती है। तो दोनों तरफ ध्यान दे रहे हैं। एक तरफ अपने ऑयल रिजर्वॉयर को, गैस रिजर्वॉयर को बढ़ाने की क्षमता कैसे बढ़ाया जाए इस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी शिफ्ट भी कर रहे हैं। ईवी मार्केट में भी वो तेजी से एक्सपैंड करना चाह रहे हैं कि ईवी को भी आगे गति दिया जाए। लेकिन मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है कि ईवी को गति देने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, फिर अगेन आपको कोल का, हाइडल का, सोलर का, इस सब पर आपको शिफ्ट करना पड़ेगा और उसमें मैसिव इन्वेस्टमेंट रिक्वायर हो रहा है। तो क्या उसके लिए हमारे देश में खजाने हैं इतने जो मैसिव इन्वेस्टमेंट पे हम जाएंगे? ये एक फेज मैनर में होगा, एक दिन में नहीं होगा, 8, 10, 20 साल का प्रोजेक्ट होगा। लेकिन ईवी पर शिफ्टिंग आवश्यक भावी है। कमाल की बात तो मित्रों ये है कि इतने दुनिया में क्राइसिस होने के बाद भी तेल का और गैस का, ईवी का मार्केट अप नहीं हो रहा। ये अद्भुत बात है। उसके पीछे का कारण ये है कि ये जो पेट्रोल डीजल लॉबी है, ये इस टेक्नोलॉजी को आगे सफलीभूत होने नहीं देना चाहते हैं। ये भी एक परेशानी होगी जो पर्दे के पीछे चल रही होगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होंगे, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होंगे, जिसको प्रधानमंत्री अपने स्तर पर कोशिश करेंगे रिजॉल्व करने की। लेकिन ये बात मान के चलिए कि यूएई के साथ जो एक नया समझौता हुआ है $5 बिलियन का, वो भारत के एनर्जी को और खास तौर से पेट्रोलियम पदार्थ पर जो डिपेंडेंसी है उसमें बहुत हद तक मदद करेगा। अब नीदरलैंड में, स्वीडन में, नॉर्वे में, इटली में भी बहुत सारी चीजों पर अभी बातचीत होनी है। उसमें भी एनर्जी एक बड़ा सेक्टर है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, सिक्योरिटी का मुद्दा है, इस सब पर भी चर्चाएं होंगी। तो मोदी घूमने नहीं गए हैं, मोदी जुगाड़ करने गए हैं भारत के लिए, और जुगाड़ कर लिया है मोदी ने। $5 बिलियन का तो कर लिया, तेल का टोटा भी खत्म होगा। आने वाले दिनों में देखेंगे कि भारत में धीरे धीरे भारत कॉन्फिडेंट होता जाएगा। क्राइसिस से 2-4 करना तो पड़ेगा ही। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।